आप सभी का स्वागत है ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप मौर्य आप सभी को साइंस पढ़ा रहा हूं। साथियों, साइंस के कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर उन लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गति के प्रकार के ऊपर है। साथियों, अगर गति के प्रकार को देखा जाए तो दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है, पथ के आधार पर। दूसरा क्या है, दिशा में परिवर्तन के आधार पर। अगर पथ के आधार पर हम लोग चर्चा करें तो ये मुख्यतः चार पार्टों में विभाजित है। पहला क्या है, सरल रेखीय गति। दूसरा क्या है, वृत्तीय गति। तीसरा क्या है, दोलनीय गति। और चौथा क्या है, घूर्णन गति। अगर दिशा में परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो ये तीन श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। आइए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है सरल रेखीय गति की। तो सरल रेखीय गति क्या है? तो साथियों, जैसे कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है। क्या करता है? एक सीधी रेखा में गति करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई सड़क है आपकी, एक सीधी सड़क है, इस पर क्या गुजर रहा है मेरे भाई, वाहन गुजर रहे हैं। तो सड़क पर गुजरते वाहनों की गति किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि रेलगाड़ी की गति कैसी गति है, तो रेलगाड़ी की गति मेरे भाई सरल रेखीय गति होगी, क्योंकि वो एक सीधी रेखा में गति करता है मेरे भैया। अब यहीं पर बात करते हैं वृत्तीय गति की। तो वृत्तीय गति क्या है? तो आप सभी को मेरे भाई पता होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई वृत्ताकार एक पार्क खींचा, मान लो ये कोई वृत्ताकार एक पार्क है। तो साथियों, आपने देखा होगा जैसे कोई जॉगिंग वगैरह करता है या रेस करता है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ एक वृत्तीय पथ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर मान लिया एक वृत्तीय पथ है और यहाँ पर इस वृत्तीय पथ पर कोई गति करेगा ना, तो इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और ये इस गति में ना तो साथियों कितना दूरी कवर किया जाता है, एक चक्कर में 2πr यानी परिधि के बराबर दूरी तय की जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर r क्या है साथी, ये रेडियस का काम कर रहा है। रेडियस मतलब त्रिज्या का काम कर रहा है। आई होप कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। जैसे ही आपसे कोई पूछता है वृत्तीय गति, तो आपको वृत्त नज़र आना चाहिए। वृत्त है तो वृत्त के परिधि के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा ना, उसी को समझ लेना कि वृत्तीय गति कहते हैं। अब यहाँ पर दोलनीय गति की बात करते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि सावन चल रहा है। सावन में आपको पता है झूले वगैरह पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं मेरे भाई, झूले। तो झूले की जो गति होती है ना, वो दोलनीय गति होती है। तो आपने देखा होगा जो झूला होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, एक बिंदु, एक मान लिया ये निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु पर कोई रस्सी डाल दी गई है। और आपने देखा होगा जब इसमें झूला झूलेंगे तो ये कभी इधर तो कभी उधर, यानी ये निश्चित पॉइंट के कभी इधर गति करेगा कभी इधर। तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं साथी, दोलनीय गति कहते हैं। आई होप कि आपको दोलनीय गति भी समझ में आया होगा। जैसे मान लो ये निश्चित बिंदु है तो निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करेगा, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे, दोलनीय गति कहेंगे। तो दोलनीय गति का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि दोलनीय गति क्या करता है, मतलब उसकी कौन सी गति होती है, उसका उदाहरण बताइए, तो आप सबसे पहले बता सकते हैं झूले की गति। किसकी गति? झूले की गति क्या होती है, दोलनीय गति होती है। या तो आपसे एक और सबसे ज़्यादा चर्चित इसका उदाहरण है पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति कैसी गति होती है, तो दोलनीय गति होती है। अब यहीं पर बात करें घूर्णन गति की। किसकी बात करें, घूर्णन गति की क्या है? तो साथियों, आपने पंखा की गति देखा होगा। जो पंखा होता है इलेक्ट्रिक पंखा, तो आपने देखा होगा वो क्या होता है, एक मुख्य अक्ष के परितः चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता। देखो वृत्तीय गति और इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जैसे फैन है तो मेरे भाई फैन जो है आपने देखा होगा एक पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी इसके परितः चारों ओर चक्कर लगाता है। और वृत्त में क्या था, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा था। यहाँ पर अक्ष के परितः ही गति करता है, यानी जब कोई पिंड या वस्तु अक्ष के परितः गति करता है तो ऐसी गति को हम लोग घूर्णन गति के नाम से जानते हैं।
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो आप देख सकते हो दोलनी गति, यहाँ पे दोलनी गति की बात करें तो ये झूले की गति, यहाँ पे मान लिया ये कोई रस्सी टंगी हुई है, यानी निश्चित बिंदु के कभी इधर तो कभी उधर गति करती है, तो ऐसी गति को हम लोग दोलनी गति कहते हैं। एग्जाम्पल में झूले की गति और पेंडुलम की गति आ जाएगी मेरे भाई। तो आपको पता है ना, यहीं पर साथी आपको पता होना चाहिए झूले की गति और पेंडुलम की गति कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोलनी गति होती है। अगर घूर्णन गति की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक अक्ष के परितः चारों ओर क्या करता है भैया, ये राउंड करता है, चक्कर लगाता है। बात समझ, अक्ष के परितः ही ये घूमेगा, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति। इसमें लट्टू की गति भी शामिल होती है। आपने देखा होगा कभी लट्टू नचाया होगा तो एक निश्चित पॉइंट पर ही क्या करता है, वो राउंड करता है। तो ऐसी गति को भी हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति का नाम देते हैं। पंखे की गति भी घूर्णन गति ही करती है। अब यहाँ पर साथी बात करते हैं एक बेमी गति की। तो यहाँ पर साथियों आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर हमने कोई अक्ष बनाया, जैसे आपको पता है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये क्या है आपका जेड अक्ष है। क्या है, जेड अक्ष है। तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। यानी अब यहाँ पर एक बेमी गति क्या होती है, यानी यहाँ पर कोई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर किसी एक अक्ष पर जो गति होगी ना, चाहे वो एक्स पे हो, चाहे वो वाई पे, चाहे जेड पे, यानी किसी एक अक्ष के अकॉर्डिंग अगर गति होती है ना, उस गति को हम लोग एक बेमी गति का नाम देते हैं। नहीं समझे होंगे, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष दिया है, वाई अक्ष दिया है और ये क्या दिया है आपका, जेड अक्ष दिया है। तो इसमें इस प्रकार की गति में क्या होता है, एक अक्ष के परितः गति होती है। मान लीजिए मूल बिंदु है आपका, मूल बिंदु है, क्या है मेरे भाई, मूल बिंदु है। तो यहाँ पर किसी पिंड द्वारा ना केवल एक अक्ष पर ही गति होगी। जैसे मान लो आप कि किसी हाइट पर हम गए, यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक कोई चीज़ छोड़ दें तो ये क्या करेगा, ऐसे ही तो गिरेगा मेरे भाई। जैसे ये हाइट पे वाई अच्छा हाइट पे है, यहाँ पर कोई स्वतंत्रता पूर्वक कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो वो किसके अक्ष के प्रति गति करेगी, किस अक्ष के अकॉर्डिंग वो गति करेगी, तो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग गति करेगी। यानी एक अक्ष पर ही तो गति कर रही मेरे भाई। तो ऐसी गति को ना हम लोग एक बेमी गति कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। केवल एक, चाहे तो वो एक्स अक्ष पे गति करेगी या तो वाई अक्ष पे या जेड पे, मतलब एक ही अक्ष पर उसकी गति होगी। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे, एक बेमी गति कहेंगे। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक कोई चीज़ छोड़ दी जाती है तो वाई अक्ष से नीचे की तरफ आएगा, तो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, एक बेमी गति कहलाएगी। अब द्विविमीय गति से आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होगा, कोई दो अक्ष के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, के सापेक्ष गति कर रहा है। ध्यान से समझो, जैसे एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। मतलब एक्स और वाई, हो सकता है कोई चीज़ जब गति करे ना, एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष गति करें, मतलब एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर दोनों पर गतिमान हो, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। हो सकता है कि वह पिंड वाई और जेड दोनों अक्ष पर क्या गति कर रहा हो, तो ऐसी गति को द्विविमीय गति कहेंगे। मतलब दो अक्ष इसमें होने ही चाहिए, चाहे वो एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स अक्ष हो सकता है, मतलब इसमें दो अक्ष आएंगे ही आएंगे। तो इसको थोड़ा सा परिभाषा के अकॉर्डिंग भी हम जान लेते हैं। वस्तु द्वारा किसी भी दो अक्षों पर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे आप कैरम खेलते हो ना, कैरम की क्या होती हैं, गोटियां होती हैं। खेलते खेलते आपने देखा होगा, जो जैसे ही आप उस पर क्या करते हो, फोर्स लगाते हो ना, वो क्या करता है, कभी जैसे कि मान लो ये आपका कैसा आयताकार मेरे भाई क्या है, आपका कैरम बोर्ड है। तो यहाँ पे छोटी छोटी गोटियाँ होती हैं। आपने इन गोटियों को जब टक्कर मारा होगा तो आपने देखा होगा ये कहीं इधर से घूम के उधर जा रहे हैं। जैसे मान लिए यहाँ पे आया, यहाँ पे किसी गोटी से टकरा है, ऐसे गया। तो ऐसी गति ना
क्या कह रहा है, यहाँ पर कितने अक्ष बन गए, 2 अक्ष बने ना। वो मान लो पहले अक्ष को एक्स नाम दे दिया, दूसरे को वाई, तो यहाँ पर ऐसी गति क्या कहलाएगी आपकी भैया, द्विविमीय गति कहलाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आपको समझाना चाह रहे, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये छोटी गोटियां हैं, अब ये गोटियों को आपने यहाँ पे मान लो फोर्स लगाया, ठीक है, पहले ये इधर गई फिर इधर गई, तो आपने देखा ये क्या है, एक अक्ष मान लिया x होगा और इसको y मान लिया, तो यहाँ पर कितने अक्षों की जरूरत पड़ी, 2 अक्षों की जरूरत पड़ी, इसलिए ये गति क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाएगी। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैरम की गोटी की गति कौन सी गति होती है मेरे भाई, द्विविमीय गति होती है। त्रिविमीय गति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी आकाश में उड़ते जहाज़ों की गति क्या होती है मेरे भाई, त्रिविमीय गति होती है। तो आपने देखा होगा जो जहाज वहाज उड़ते हैं ना, तीनों अक्षों की ज़रूरत पड़ती है। देखो आपने देखा होगा मेरे भाई, जहाज़ों की जो गति होती है ना वो त्रिविमीय गति में आती है। जैसे चिड़िया उड़ती हैं ना, चिड़ियों की गति भी किस में आती है, त्रिविमीय गति में आती है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, वस्तु द्वारा तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्रिविमीय गति कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं चाल के बारे में। तो आप सभी ने पढ़ रखा है चाल बराबर क्या, चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी अपान समय। क्या होता है, दूरी अपान समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय। तो समय को आपको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। ये चीज़ आप लोग समझते हो। तो हमने कहा समय को क्या मान लो, 1 को क्या पढ़ा जाएगा, एकांक। तो हम कहेंगे एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। फिर से समझो, समय को कितना मानना है, 1 मानना है। 1 को क्या पढ़ेंगे, एकांक पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है मेरे भाई, चाल बराबर दूरी अपान समय। तो आपको पता है दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अगर विमीय सूत्र की बात करें तो मीटर के लिए कौन सा सिंबल, एल सिंबल, और समय के लिए कौन सा सिंबल, टी सिंबल। नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो विमीय सूत्र आएगा LT-1 होगा। और मैंने कहा था इसका जो सीक्वेंस होता है MLT का होता है, जो एब्सेंट होगा उसके ऊपर 0। तो यहाँ पर m एब्सेंट है तो m की पावर 0 LT-1, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी ऑप्शन रहेगा तो इस अकॉर्डिंग आपका जो है आपका आंसर मिलेगा आपके पेपर में। अगर राशि की बात करें ना साथी, तो राशि कैसी है, चाल कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर वेग की बात करें साथी, वेग क्या होता है, तो वेग बराबर आपको पता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपान समय अंतराल। क्या होता है, विस्थापन अपान समय अंतराल। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपान समय अंतराल। मैंने कहा समय अंतराल को 1 मान लेना है। क्या मानना है, 1 मानना है। तो 1 को क्या पढ़ेंगे, एकांक। तो हम कहेंगे एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। आई होप कि आपको परिभाषा तो एकदम क्लियर हो गई होगी। फिर से समझो, समय को क्या मानना है, 1 मानना है। 1 को क्या पढ़ेंगे, एकांक। तो हम कहेंगे एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और इसका मात्रक, क्योंकि विस्थापन को किससे नापते हैं, मीटर से। समय को किससे नापते हैं, तो सेकंड से। तो इसका जो भैया निकल के आएगा एसआई मात्रक, या एसआई मात्रक बोले या MKS मात्रक बोले, बात क्लियर है। मीटर पर सेकेंड इसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, या MKS मात्रक भी आप बोल सकते हो। तो अब यहाँ पर विमीय सूत्र की बात करें तो मीटर के लिए कौन सा सिंबल, L, नीचे क्या है T, तो ऊपर जाएगा तो LT-1 हो जाएगा। हमने कहा आपके जब पेपर में आएगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो m की पावर 0 LT-1। 0 क्यों होगा, क्योंकि पहले ही लेक्चर में हमने आपको ये चीज़ें क्लियर करा दी हैं। अगर बात करें वेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वेग 0 हो सकता है क्या,
अब आप लोगों को थोड़ा सोचना है, वेग क्या जीरो हो सकता है क्या? सोच समझ के उत्तर दो मेरे भाई। तो हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी तो भाई जीरो होता है। अगर विस्थापन जीरो होता है तो वेग भी जीरो हो सकता है, क्योंकि विस्थापन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पूरी वैल्यू को ये जीरो कर देगा, इसीलिए वेग भी जीरो हो सकता है। अच्छा, विस्थापन के जितने भी गुण होते हैं ना, विस्थापन में हमने कहा था विस्थापन जीरो भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यानी यहाँ पर विस्थापन होने की वजह से वेग भी आपका क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड, ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। बीमा की बात करें तो LT-1, और ये आपके पेपर में जब आएगा तो m⁻0 LT-1 आएगा। राशि की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है वेग की राशि। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि क्या होती है हमने बताया था, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमने कहा था विस्थापन जिसमें होगा वो क्या होता है? शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? हमने बताया था विस्थापन शून्य कैसे होता है। मैंने कहा जो वस्तु जहां से चले ना वहीं आकर रुक जाए तो समझ जाना विस्थापन जीरो होता है। तो मान लो राम क्या है, घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आया, तो इसका मतलब मान लो 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आया, तो इसका मतलब कुल दूरी तो 4 किलोमीटर हो गई। अगर विस्थापन की बात करें ना तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति 2 किलोमीटर, प्रारंभिक स्थिति 2 किलोमीटर, 2 में से 2 चला जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वेग में विस्थापन आया, तो जब हम लोग विस्थापन को जीरो रखते हैं तो वेग भी आपका जीरो हो जाएगा। विस्थापन देखो ध्यान से समझिएगा, विस्थापन क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। इसका जीरो होने का मुख्य कारण क्या है? तो आपको हमने बताया है विस्थापन है जीरो होने का कारण। तो जो वेग होता है ना, धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर विस्थापन की बात है। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, तो एक बार ज़रूर बताइएगा मेरे भाई।